रखना तो पड़ेगा ध्यान। चलो अब अपन आगे बात करेंगे। कितना पढ़ा था कार्बन के, अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे। कार्बन सजातीय श्रेणी नहीं पढ़ी? आला है जा लिखा हुआ है कि आपके? सजातीय श्रेणी पढ़ लेते हैं। क्या होता है सजातीय श्रेणी? सजातीय श्रेणी में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। कैसा जुड़ा हो? एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह, एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह हो, जैसे ये CH3OH, CH3, CH2OH, इसमें CH3, CH2, CH2OH, इन सब में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? OH। सब में क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये एक तरह की क्या होगी? सजातीय श्रेणी होगी। कौन सी होगी? सजातीय श्रेणी। इसमें आपको एक बात पता चलेगी, OH और CH3 है, इसमें CH3 है, OH है, एक्स्ट्रा कौन है बोलो? CH2। इसमें इससे कितना एक्स्ट्रा पता है आपको? इसमें देखें तो CH3, तो यहाँ CH3, CH2, यहाँ CH2, OH, OH, तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? CH2। इसमें क्या सजातीय श्रेणी में हमेशा एक्स्ट्रा क्या होता है? CH2। मतलब CH2 आगे आगे जैसे जाएंगे तो CH2 बढ़ता जाता है। CH2 बढ़ता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, और द्रव्यमान कितना बढ़ता है पता है आपको? इस कार्बन का द्रव्यमान 12 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ? 2 बराबर 14 म्यू। 14 म्यू द्रव्यमान बढ़ता है। तो सवाल आपसे पूछा जाए कि सजातीय श्रेणी है, तो सजातीय श्रेणी में प्रत्येक बार द्रव्यमान कितना बढ़ेगा? 14 म्यू। यहाँ बढ़ता क्या है? CH2 बढ़ता है, इसके कारण द्रव्यमान बढ़ता है। और द्रव्यमान बढ़ने के कारण तो आपको पता क्या होता है? इसके गलनांक और कवतनांक बढ़ते हैं। गलनांक व कवतनांक बढ़ते हैं। कवतनांक बढ़ते हैं। गलनांक और कवतनांक भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। द्रव्यमान कितना बढ़ेगा? तो जैसे जैसे, तो आप खुद ही बताओ, आ, इस इसका गलनांक ज्यादा होगा या फिर इस वाले का? CH3OH या CH3CH2OH का गलनांक ज्यादा होगा? इनका ज्यादा होगा। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा गलनांक और कवतनांक दोनों ही बढ़ते जाएंगे। ठीक बात? तो ये तो एक हो गया। अगला है अपना कार्बन के कैसे गुण? रासायनिक गुण धर्म। कार्बन के रासायनिक गुण धर्म, तो लिख लेते हैं कार्बन के रासायनिक गुण धर्म। क्या इनको लिखते हैं? गुण। कार्बन के रासायनिक गुण। क्या क्या गुण है? सबसे पहला, कितने गुण पढ़ने हैं आपको पता है? 4। 4 पढ़ना है। एक सबसे पहला नंबर पढ़ना है दहन, और पढ़ना है ऑक्सीकरण, और क्या पढ़ना है? और एक क्या पढ़ना है? एक हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। और एक पढ़ना अपन को तीसरा, चौथा पढ़ना प्रतिस्थापन। बस 4 ही गुण है। कौन सा? नाम तो सिखाया था ना थोड़ा बहुत। कोई नहीं, ये तो करते हैं। ये देखो, एक तो दहन है, एक हाइड्रोजनीकरण है, और एक है ऑक्सीकरण, और एक है प्रतिस्थापन। दहन का अर्थ है अगर हम कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं
तो क्या क्या होता है? तो जलाने का अर्थ किसके साथ रिएक्शन है? किसके साथ अभिक्रिया करानी? जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जैसे जैसे ये सी बोले तो कार्बन, कार्बन का दहन करें तो O2 से रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस उष्मा और प्रकाश। ये अच्छा, यही अभिक्रिया आपको पूछे कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखो, तब भी यही होगी, क्योंकि कोयला ही कार्बन का अपर रूप होता है। तो कोयले का भी प्रतीक क्या माना जाएगा? सी माना जाएगा। तो कोयले के दहन की प्रक्रिया। इसके अलावा जैसे मेथेन का दहन है, CH4 प्लस O2, तो इससे क्या बनेगा बोलो? CH नहीं, CO2 बनेगा एक, तो H2O बनेगा, प्लस उष्मा और प्रकाश भी बनता है, उष्मा और प्रकाश बनता है। इसी तरह से आप इसकी जैसे CH3, CH2 और OH, बोलो ये क्या हो गया? एल्कोहल है, एथेनॉल। एल्कोहल भी जलता है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है H2O और CO2, H2O और CO2, और बाद में प्रकाश और उष्मा तो जलाने पे बनती ही है। तो ये दहन हो गया। दहन में मेनली 2-3 अभिक्रिया है। दहन का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी कि अगर इनको अपन जलाते हैं तो ये कैसे कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो कार्बन या कोयले को या लकड़ी को जलाने की बात आती है तो उसी से अभिक्रिया कराओ ऑक्सीजन की, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस क्या बनेगी? उष्मा, और क्या बनेगा? प्रकाश। CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, इसका दहन कराएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 प्लस H2O बनाएगी और प्रकाश और उष्मा बनाएगी। फिर ये एल्कोहल है, एल्कोहल भी जलता है ना, तो ये इस तरह से। लेकिन ये जलते हैं ना, तब जलते हैं तो दहन में 2 प्रकार का है। ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? तो एक तो है संतृप्त, एक तो कैसे है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक कौन से हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, देखो संतृप्त का एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे CH2, नहीं CH2 का 2 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन लिया, तो बताओ ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? संतृप्त या असंतृप्त? संतृप्त का अर्थ है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और ये जैसे डबल बॉन्ड वाला लेते हैं अपन CH2, तो बताओ ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ? असंतृप्त। अगर ये भी ले अपन C, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो ये कौन सा हो गया? ये भी असंतृप्त है। अब अगर हम देखें तो इस पूरे में 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन जुड़े किसके साथ? 2 कार्बन के साथ। लेकिन इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2 कार्बन के साथ? 4। इसमें कितने जुड़े हुए हैं? 2। इसका अर्थ ये है कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है? कार्बन की परसेंटेज मात्रा क्या है? ज्यादा या कम? कम पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है, तो प्रतिशत मात्रा कम। और इसमें क्या हो गई? प्रतिशत मात्रा ज्यादा। अगर कार्बन ज्यादा है तो जलाने के लिए ऑक्सीजन भी क्या चाहिए? ज्यादा या कम? ज्यादा। और इधर भी अगर इधर ऑक्सीजन कम है, ये कार्बन कम है, तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए। ये ठीक है, कम चाहिए। तो अगर हम इनको जलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, तो ऑक्सीजन चाहिए O2 कम चाहिए, O2 चाहिए कम। इस वजह से कम ऑक्सीजन इसको जितनी चाहिए जलाने में, उतनी O2 तो मिल जाती है, उतनी O2 तो वातावरण से मिल जाती है। वातावरण से इतनी O2 मिलने के कारण, इतनी O2 मिलने के कारण ये बढ़िया तरह से जलते हैं। पूरा पूरा कार्बन जल जाता है, पूरा का पूरा कार्बन जल जाता है। इस वजह से ये धुआं नहीं निकालते, इस वजह से ये धुआं नहीं निकालते, ये स्वच्छ जलते हैं। कैसे चलते हैं? स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। कैसी ज्वाला के साथ?
नीली ज्वाला, ब्लू रंग की ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन है ज्यादा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है, ज्यादा, प्रतिशत मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन की क्या पड़ती, कमी। ऑक्सीजन जितना वातावरण में है उतना ऑक्सीजन उस कार्बन को जला नहीं सकता, इसलिए पूरा कार्बन जलता नहीं है, पूरा कार्बन नहीं जलता है। इस वजह से कार्बन के कण हैं वो उस वायु के में जाते हैं, वायु में जाते हैं, इस वजह से वो धुआं है ना, वो धुआं वो काले रंग का होता है कि नहीं है। तो ये काले रंग के धुएं के साथ जलती है। एक तो इसमें क्या निकलता है, धुआं निकलता है, एक तो इसमें क्या निकलता है, धुआं, और ये जो जलती है ना इसकी ज्वाला वो काली पीली, कैसी ज्वाला के साथ जलती है, काली पीली ज्वाला के साथ जलती है, सही है कि नहीं है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे जलते हैं, धुआं होता है और काली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि स्वच्छ ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कैसी ज्वाला के साथ जलते हैं, एकदम नीली ज्वाला के साथ, और स्वच्छ, इसमें धुआं नहीं निकलता। इसलिए हमारी लकड़ियां हैं जो हम जिससे जलाते हैं, तो वो ये क्या हो जाएगी, संतृप्त या असंतृप्त, लकड़ी तो कैसी हो जाएगी, असंतृप्त, क्योंकि लकड़ी को जब जलाते हैं तो कैसे रंग की जलती है, काली पीली, और धुआं भी तो निकलता है। ऐसा कभी हुआ कि लकड़ी जलाते हैं तो धुआं ही नहीं निकले, ऐसा तो बहुत कम होता है। और जैसे कई कई लकड़ियां तो ऐसी होती है जिनमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, इसका मतलब तो वो तो ट्रिपल बॉन्ड वाली होगी, है कि नहीं है। जो डबल बॉन्ड वाली उसमें परसेंटेज कार्बन थोड़ा कम है, जबकि इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसका मतलब वो कार्बन को पूरी तरह से जला नहीं पा रहा। ऐसे कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि सवाल एक ऐसे पूछा गया कि एक एक कोई व्यक्ति है वो खाना बना रहा है, खाना बनाते वक्त उसके बर्तन जो है वो काले हो रहे हैं, बर्तन का तली है वो क्या हो रही है, काली। तो इसका कारण क्या है, कारण ये है कि वो कार्बन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, कार्बन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है, कार्बन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है, या ईंधन का भी लिख सकता है, कार्बन ही क्या है, ईंधन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। पूर्ण दहन नहीं हो रहा है तो कैसा दहन हो रहा है, अपूर्ण दहन के कारण बर्तन की तली जो है वो काली होती है। इसलिए यहाँ पर जो ये जो अपन खाना बनाने की जो गैस है वो तो कैसा है, संतृप्त है, संतृप्त है, इसका मतलब उसका तो पूर्ण दहन होता है। इसलिए खाना बनाने की गैस पर हम जब कोई बर्तन रखते हैं तो वो काले नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जब वो बर्तन काले होते हैं, नहीं बनती ऐसी स्थिति, कभी न कभी तो बनती है। वो बनती क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जो गैस का चूल्हा है, गैस के चूल्हे में से जो पाइप जा रहा है वो आगे इतना आगे खोल यहाँ तक है पाइप, ठीक है। अब ये आगे गैस ऐसे एक पाइप और होता है और वो फिर ऐसे करके उस बर्नर में जा रहा होता है जिसमें से यहाँ आग जलती है, सही है। यहाँ से ये पूरी खुला रहता है, यहाँ से हवा निकल जाती है अंदर, हवा जाती है, अगर ये बंद हो जाएंगे तो हवा नहीं जाएगी, तो हवा नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन की थोड़ी क्या रहेगी, कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो इस वाला कार्बन भी नहीं जलेगा, तो आधा कार्बन नहीं जलेगा तो वो जाके किसके चिपकेगा, बर्तन के चिपकेगा, और बर्तन के चिपकेगा तो बर्तन क्या हो जाएगा, काला। इसी के आधार पे तो वो काजल बनाई जाती है ना, कि ऑक्सीजन कम सप्लाई करते हैं, एक दीपक जला देते हैं, दीपक के ऊपर ढक्कन रखते हैं और ढक्कन पूरा नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा रखते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन की सप्लाई क्या होती है, थोड़ी कम, कार्बन की या ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, इस वजह से वो फिर जलता है, पूरा नहीं जलता, ठीक ऐसा। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ऑक्सीजन जो है वातावरण में कितने परसेंट है, 21%। अगर 21% है, अगर इसको बढ़ा दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बढ़ा दें तो कोई फायदा होगा क्या, कोई फायदा नहीं, नुकसान क्या होगा, है क्या फायदा, बर्तन काले नहीं होंगे। सही है ना कि तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना, तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी तो एक बात तो तय है, क्या कि लकड़ियों को जलाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन आग भी जल्दी लगेगी, पता है, नहीं लगेगी। अगर हमने ऑक्सीजन की कमी से ही आग रुकती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई तो
ऐसे थोड़ी सी आग लगाएंगे, जल्दी जल्दी आग पकड़ जाएगी पूरी। हाँ, अगर हमने एक लकड़ी डाली चूल्हे में, पता है ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना, वो इतनी फास्ट फास्ट जलेगी कि हमारी लकड़ी हमने डाली, लकड़ी जल जाएगी, क्योंकि इतनी फास्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन ठीक है, कई सारे इसके नुकसान हो जाते हैं। अब जो सिस्टम है वो सही है, क्योंकि एक बात ये भी है कि जो जीव जहाँ पर रहता है, जिस माहौल में रहता है, उस माहौल के हिसाब से ढल जाता है, भले वो सही हो गलत हो कैसा भी हो, उसमें वो ढल जाता है ऐसे। तभी कई बार हम देखते हैं ना, हम रोज रोटी खाते हैं, लेकिन ये जो वेस्ट बंगाल या उस साइड के जो लोग होते हैं, वो रोटी नहीं खाते, वो रोज चावल खाता है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा उस साइड का, तो वो रोटी कभी नहीं खाए, हमेशा ही चावल खाए, तो हम क्या सोचेंगे, यार ये रोज चावल कैसे खाता है, नहीं सोचेंगे, रोटी तो खाता ही नहीं है। और उधर वाले क्या सोचते हैं, आप रोज रोटी खाते हो, रोज रोटी कौन खाता है, जबकि अपन तो रोज रोटी खाता है, सुबह शाम दिन में जब भी मन करे रोटी खाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं, यार आप रोज रोटी खाते हो, खाते हैं हमारे यहाँ। और वो लोग रोज रोटी खा ही नहीं सकते, और हमारे यहाँ की रोटी तो वो आधी भी नहीं खा पाएंगे, दूसरे दिन उनको बुखार चढ़ेगा फिर सीधा। जो खान पान है वो उस लेवल का है। तो जिस वातावरण में रहते हैं उस हिसाब से चलता है। आज अब हमारी बॉडी है वो 21% ऑक्सीजन में काम करने लायक है, तो इस इतने में ही करती है। अगर भविष्य एकदम से ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा या कम होती है तो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि कई सारे जीव हैं, जैसे पेड़ पौधे भी जल्दी बढ़ेंगे ना, क्योंकि उनको बराबर ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो बहुत बढ़िया मात्रा में बढ़ेंगे, श्वसन अवसन में दिक्कत नहीं आएगी, वो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। और बाकी वाले जीव जंतु भी पानी में भी ज्यादा हो जाएंगे। एलगी जो होती है, पानी में एलगी होती है ना, क्या बोलते हैं, शैवाल, नील हरित शैवाल, वो भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो फिर तो नुकसान ही नुकसान। बस यार, अपन को ये ध्यान, पीली ज्वाला के साथ कोयला जलता है, कोयले में भी तो होता है कोयला, तो कोयला, कोयला जलता है, कोयला जलता तो है, लेकिन सिर्फ तपता है, लाल हो जाता है, तपता है और लाल रंग में होता है, लेकिन ये ज्वाला नहीं बनती इससे, इससे क्या नहीं निकलती, ज्वाला तो नहीं निकलती, सिर्फ तपता है, लाल रंग का होता रहता है, आग नहीं पकड़ता है, सही है ना, आग नहीं पकड़ता कोयला। कारण क्या है, कारण कोई बता सकता है मेरे को, क्या कारण है, नवीना बता, तू बता, कोयला जलता क्यों नहीं, आग क्यों नहीं पकड़ता, बाकी तो सब पकड़ता है, पेट्रोल को लगाओ आग पकड़ेगा, ये क्यों नहीं पकड़ता, बता। क्योंकि जो आग है ना, आग, क्या कह रहा है बता, तू बता, तुक्का ठोक, फेंक, हाँ। गैस, गैस है ना, गैस, गैस ही क्या होती है, आग पकड़ती है, पता है आपको, गैस, लकड़ी में जब तक गैस है तब तक वो आग जलती है, उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोयले में। और बाकी वाली अपन पेट्रोल है, पेट्रोल भी जलता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जलता है, गैस ये अवस्था में आ जाता है तब जलता रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, दहन, कार्बन का क्या हो गया, दहन। तो अपूर्ण दहन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो बर्तन होंगे काले, धुआं निकलेगा, अपूर्ण दहन। बाकी कोयले में नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से कोयला प्रदूषण का कारण बनता है। बाकी प्रदूषण का कारण CO2 प्रदूषण नहीं होता, CO2 से कोई खास प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। अगला, अगली अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण, कौन सी है, ऑक्सीकरण, तुम बता सकते हो, ठीक है, वैसे मतलब क्या होता है ऑक्सीकरण का, नवीना बता, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण यानी O2 का जुड़ना, और जो O2 को जोड़े, O2 ऑक्सीजन को दे सकता है, जो O2 देने की क्षमता रखे, उसे हम क्या कहेंगे, कारक, ऑक्सी, ऑक्सी कारक का अर्थ है, ऑक्सी कारक है जो O2
ले, जो O2 देता है वो क्या है, ऑक्सीकारक। अगर हम कोई भी ऑक्सीकरण में दो नंबर का, पहले तो हमने ध्यान पड़ी, दूसरी हमारी ऑक्सीकरण। अगर हम कोई भी एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल, एल्कोहल जैसे एक सूत्र लिखते हैं CH3H2OH, बोलो इसका नाम क्या है? एल्कोहल तो नहीं है, ये एक प्रकार का एल्कोहल। एथेनॉल, 2 कार्बन होता है तो कौन सा, एथेनॉल। और 3 होता तो 1 कार्बन का एथेनॉल बनता है क्या, नहीं बनता, बनता ही है। 1 कार्बन को क्या कहेंगे, नहीं बनता, मेथनॉल होता ही नहीं है। ऐसे क्या करते हो, ये बनता ही नहीं है। तो अगर हम एल्कोहल को KMnO4, ये ऑक्सीकारक है, KMnO4 क्या है, बोलो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये होता है सारी प्रकृति का। और एक होता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O क्रोमेट, क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इससे ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन इसको देगा, दोनों में से कोई भी एक लो तो ये एक ऑक्सीजन देगा, तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, CH2CSOH। नहीं, मतलब कितने हाइड्रोजन हटाएगा ये, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा तो कितना हाइड्रोजन हटाएगा भाई, ये एक ऑक्सीजन ये देने के लिए तो इनको रखा हुआ है, ये क्या काम के दोनों, ऑक्सीजन देने वाले, ऑक्सीकारक है। या तो अम्लीय ये लो, ये दोनों साथ में नहीं लेना है, या तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो इनमें से एक ऑक्सीजन इसको देगा, ऑक्सीजन एक देगा तो इसके 2 हाइड्रोजन हटेंगे, नहीं हटेंगे, तो अगला सूत्र क्या हो जाएगा बोलो, CH3COOH, और इसी का नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। दो लोग कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल किसकी उपस्थिति में, या तो सारी KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7, ये ऑक्सीजन देते हैं और ये किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कोहल ये इनसे ऑक्सीजन लेता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखी, ये कौन सा अल्कोहल है, एथेनॉल, इससे KMnO4 या K2Cr2O7 से एक ऑक्सीजन लिया और 2 ऑक्सीजन को हटाया, और क्या बन गया, CH3COOH, यानी कि एथेनोइक अम्ल बन गया। बोलो समझ आई बात। अगली अभिक्रिया कौन सी है, संकलन या हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण या इसी अभिक्रिया को कहते हैं कौन सी अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अच्छा कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट किया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल भाई अपन देते हैं, संतृप्त का अर्थ, असंतृप्त का अर्थ क्या है, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये मान लो ये डबल बॉन्ड वाला है, यहाँ पर कोई सा भी जुड़ा हो, यहाँ पर
कोई सा भी जुड़ा हो, यहाँ पर भी कोई सा भी जुड़ा हो, यहाँ पर भी कौन सा भी जुड़ा हो। अगर हम इसको निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में रखते हैं तो पता क्या हो जाएगा। तो ये इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है इसका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो अरे क्यों जाएगा टेकन। तो इसका सिंगल बॉन्ड टूटा, बोलो इसका क्या टूटा, डबल बॉन्ड, सिंगल नहीं, डबल बॉन्ड टूटा तो किस में कन्वर्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड। अब बताओ इसके, अब इसका कितने बंद फ्री हुए, एक बंद फ्री हुआ ना, एक में आपने जोड़ दिया हाइड्रोजन, जोड़ देते, क्या जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन, और इधर भी क्या जोड़ता है, एक हाइड्रोजन। तो बोला कितने हाइड्रोजन जुड़े, दो, इसमें दो हाइड्रोजन जुड़ गए। और ये अब कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ, संतृप्त से असंतृप्त से कौन सा हुआ, संतृप्त। डबल बॉन्ड सा टूटा और सिंगल बॉन्ड बना, और बॉन्ड टूटा तो दो क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन, दो क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन। पिछली बार क्या जुड़ा था पता है आपको, पिछली बार जुड़ा था इन 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 दोनों में से एक बंदा क्या देना चाहता है, ऑक्सीजन, क्या देना चाहता है, ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दिया तो कौन से विक्रिया कहलाई, ऑक्सीकरण। अब की बार इसने क्या दिया, हाइड्रोजन, अब की बार इसको क्या मिला, हाइड्रोजन मिला, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, हाइड्रोजनीकरण। लेकिन इसका एक नाम क्या है, संकलन अभिक्रिया। इसका यूज होता है वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से क्या बना दिया जाता है, वनस्पति तेल, बोलो कौन से तेल, वनस्पति तेल से क्या बना देते हैं, वनस्पति घी। मतलब ये तेल है ना, तेल, कौन सा तेल, तेल सरसों का, कोई काय सा काय का तेल, ये तेल, इस तेल से क्या बना दो, घी। इसलिए तो ये घी मार्केट में खूब बिकता है। आप सोचो तेल, तेल का क्या रेट चल रहा है, 100 रुपये, 150 मान लो, 150 में मान लो हमने घी बनाया तो 200 रुपये खर्चा आ गया हमारा टोटल। अब हमें इसको 200 में बेचना है, लेकिन घी बना दिया, हम कितने रुपए में बेचेंगे इसको, कम से कम 500 तो लेंगे। बोलो सीधा सीधा 1 किलो, बोलो कितना फायदा हो गया। तो ये नकली घी हो रहा है। चलो ये तो वनस्पति से वनस्पति घी बना देते हैं। तभी तो आपने क्या, आपको क्या लगता है, आपको पता है हम जो नॉर्मली घरों में घी कितने रुपए में बेचते हैं, रमेश पता है तेरे को, 900 के आसपास, जबकि दुकान वाला वो पता कितने, 900, दुकान वाला कितने में ला रहा है आपको, 500 में। तो बढ़िया क्वालिटी का घी के, ये तो डेयरी बेस्ट का है, फलाना बेस्ट का है, देते हैं बढ़िया क्वालिटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी का घी 500 रुपये का है। कभी आपने सोचा कि हमारे तो 900 में पड़ रहा है, ये 500 में, क्या हो गया, इसके ज्यादा भैंसे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं, इसके ज्यादा तेल पड़ा है, और तेल से ही बना देते हैं घी, वनस्पति घी टाइप बनाते हैं। हालांकि थोड़ा ठीक ठाक बनाते हैं मिक्स कर करा के, जिससे क्या होता है कि ज्यादा, वैसे खराब है सारे सैंपल, कई बार लिए जाते हैं, जब किसी भी घी का, डायनम मिलने वाले अपने यहाँ किसी भी घी का सैंपल लेंगे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि सही तो आदि आ ही नहीं रहा है, कौन सा भी घी सही नहीं है। आप खुद ही सोचो, जो हमारे, हम 900 में बेच रहे हैं, वो हमने खुद ने बनाया है, सही है, और हमने खुद ने बना करके हमने डायरेक्ट सेल किया है हमारे तो। लेकिन दुकान वाले ने खुद ने नहीं बनाया, दुकान वाला किसी और से लाया, उसका उसका किराया भी लगा, उस गोदाम वाले ने भी पैसे कमाए, दुकान वाले ने भी कमाए, फिर अगले जहाँ से फैक्ट्री, जहाँ से लाया इन्होंने उन्होंने भी कमाया, डब्बा भी है उनका, पैकिंग भी है, उनके पोस्टर भी हैं, तब भी उनका 500 पड़ रहा है। और हमारा तो कुछ नहीं, हम कल कोई, हमारा घी हम यहाँ से बाड़मेर भेजे, बाड़मेर में एक डब्बा लगा है, बढ़िया सा डब्बा, और डब्बे पे ऊपर नाम लिखा है हमारा, फोटो बनाया, और इसको वापस हमारे बेडाना में लाया, तो हमारा वाला घी तो 1500 में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। हमने यहाँ से एक व्यापारी था, एक एक्स व्यापारी, उसको दिया हमने 900 में, कितने में दिया, 900 में। यहाँ से वो बाड़मेर ले गया,
बाड़मेर में लेके गया तो उसको 100 रुपये का खर्चा पड़ गया, पैकिंग वैकिंग कराया तो 1000 रुपये हो गए। 1000 से उसने आगे खर्चा खर्चा करके ले आया, इसको पड़ा 1100, तो 200 रुपये ये कमाएगा तो 1200, 1300, 1500 में पड़ेगा फिर तो। लेकिन वो तो दे तो 500 में रहे हैं। कारण यही है कि वो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बना देते हैं। निकिल और पैलेडियम का यूज हो जाता है, निकिल और पैलेडियम का यूज। जंतुओं की, अच्छा असंतृप्त पेड़ पौधों की वसा कैसी है? इनमें जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से जो वसा प्राप्त होती है, वसा कैसी होती है? असंतृप्त। तभी तो वनस्पति तेल है ये। असंतृप्त का अर्थ क्या है? वनस्पति तेल। और संतृप्त, संतृप्त ये होगी वसा कौन सी? जीव जंतुओं वाली। कौन सी वसा होगी? जीव जंतुओं से कौन सी वसा मिलती है? संतृप्त। तो जीव जंतुओं से क्या मिलता है? तेल या घी? घी संतृप्त है या असंतृप्त है? संतृप्त। जबकि तेल क्या है? असंतृप्त। तो असंतृप्त, हमने तेल से घी बनाया तो असंतृप्त से क्या बनाया? संतृप्त। तो ये तो लेकिन आपको पता है ये जीव जंतुओं वाली वसा हानिकारक होती है। संतृप्त वसा हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। घी ज्यादा हम नहीं खाते, हम तेल ज्यादा खाते हैं। ठीक है, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना हानिकारक है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खाना तो चाहिए। अगला, अगली अभिक्रिया कौन सी है? प्रतिस्थापन। कौन सी है? प्रतिस्थापन। H फॉर है, इसको कोई भी क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या कह रही है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन क्या करता है? इस हाइड्रोकार्बन के एक एक हाइड्रोजन को हटाता रहता है, एक एक हाइड्रोजन को हटाता। तो इधर देखो, जैसे इसकी संरचना बनाता है ये। अब ये क्लोरीन आए और इस वाले को हटा दिया, तो एक क्लोरीन तो यहाँ जुड़ गया, बाहर में कौन आ गया? HCl। फिर वापस फिर एक और क्लोरीन आया, उसने इसको हटा दिया। फिर और एक क्लोरीन आया, एक हटा दिया। फिर और क्लोरीन आया, एक हटा दिया। तो इस तरह से लास्ट में क्या बनेगा? CCl4, है कि नहीं है? तो ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन या कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, इंपोर्टेंट यौगिक। इंपोर्टेंट यौगिक, महत्वपूर्ण। अब सही है? किसके? कार्बन के इंपोर्टेंट कंपाउंड ही होता है, नहीं। हाँ, जो जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके सामने तो अपनी इंग्लिश एवन है, जिनको नहीं आया उसके लिए तो सही है ना। इंग्लिश वालों को पता है तुम्हें? सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? एल्कोहल। कौन सा? एल्कोहल। क्या कह रही है छोरी तू? एल्कोहल नहीं, एल्कोहल में भी एक महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं एथे। एल्कोहल, सारे एल्कोहल में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? एथेनॉल। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सांझ पड़ी इनकी याद आवे, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए इस एथेनॉल को ही सामान्यतः अपन क्या कह देता है? एल्कोहल। अगर एल्कोहल की, सिंपल एल्कोहल की बात आए तो कौन सी, किसकी बात कर रहा है? कोई व्यक्ति कहेगी, जैसे कहता ना कि कोई कहते हैं ना कि आपने एल्कोहल लिया हुआ है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एथेनॉल की। आप एल्कोहल लेते हो, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? एथेनॉल की। अब मेथेनॉल की तो कर ही नहीं सकता, तुम्हें बताइए मेथेनॉल का तो, ठीक है ना। तो एल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल को सामान्यतः अपन क्या कहते हैं?
एल्कोहल, या एल्कोहल की बात आए तो समझ लेना एथेनॉल। लेकिन एथेनॉल का सूत्र क्या है? CH3CH2OH। आपको पता है ये दिखता कैसा है? इसका रंग कैसा है? रंग काला, रंगहीन, न काला है न गोरा है, रंगहीन है, कलरलेस। इसके अलावा इसका गंध कैसी? गंध, गंध है, गंध नहीं होती, गंधहीन है, गंधहीन। और रही बात स्वाद की, तो देखो तुम रुपए खर्च कर लेना 40 रुपए खर्चा करो तो कोई नहीं, 100 रुपये खर्च कर लेना, 100। ठीक है, बोलो क्या, कैसी है? जले हुए कुछ टाइप, कोई जला जला हो ना, कोई जला, ऐसी गंध आती है इसकी, जले हुए टाइप, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं जैसे कोई जलता हुआ है ना, जलने के जैसी कोई चीज जल रही है ना, तो उसका कोई ऐसा जला हुआ है क्या? कोई रोटी या दूध ऐसा कुछ जला हुआ होता है ना, उसके टाइप सा जलने का आता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये इसकी विलेयता, बोलो ये विलेयता, इसको इसको किसी में घोल सकता है क्या? बिल्कुल, सबसे अच्छा विलायक है, सबसे अच्छा विलायक। और कितना घोल सकता है? पानी में घोल सकता है क्या? पानी में घोल सकता है, और पानी में तो बढ़िया घुलता है, कितना भी घोलो। अगर किसी का विचार हो गिलास लाके 1 बोतल पानी डालो, चाहे आधा बोतल डालो, चाहे कैसे भी डालो, विलेयता, विलेयता के आधार पे ये कैसा है? अच्छा विलायक। विलेयता के आधार पे ये कैसा है? अच्छा विलायक है। काम क्या आता है इसका? यूज ऑफ एल्कोहल। सबसे पहली बात तो पीने के लिए, एल्कोहलिक पेय पदार्थों में, एल्कोहलिक पेय पदार्थों में इसका यूज होता है। एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मतलब जो शराब है, शराब में मुख्य घटक के रूप में ये होता है एल्कोहल या एथेनॉल, मुख्य घटक ये होता है। ठीक है ना, मेन ये है। नशा जो है वो एल्कोहल का, बाकी किसी चीज का नशा में और भी चीजें होती है, लेकिन मेन नशा जो है वो किस बात का है? एल्कोहल का होता है। और एल्कोहल की अगर तनु मात्रा भी लेते हैं अपन, एल्कोहल की जो तनु मात्रा है, मतलब बहुत कम एल्कोहल बाकी पानी, तनु मात्रा से भी नशा आ जाएगा। तनु मात्रा लेना तब भी नशा आ जाता है। ठीक है, और क्या काम आता है ये? और बताओ, सैनिटाइजर में, सैनिटाइजर। अच्छा, तुम लोगों ने कभी अल्कोहल पिया क्या? कभी नहीं है? चलो, तो आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए पीने का अल्कोहल जो है वो है कौन सा? कप सिरप। कौन सी सिरप? कप सिरप। जो खांसी की दवाइयां हैं वो कप सिरप में क्या होता है? अल्कोहल। इसके अलावा टॉनिक, इसके अलावा क्या है? टॉनिक। टॉनिक मतलब जो दर्द राहत वाली जो है, किसी की बॉडी पेन वैन करे, कफ सिरप है। अगर कोई समस्या है, खांसी वासी की समस्या है, तो उसकी कफ सिरप है, उसको बनाने में इसका यूज होता है। सैनिटाइजर बनाने में भी इसका यूज होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जिसका बहुत बार सवाल पूछा जाता है, वो कौन सा है? टिंचर आयोडीन में यूज होता है। टिंचर आयोडीन में इसका यूज होता है। टिंचर आयोडीन एक दवा है, उसको बनाने में भी इसका यूज होता है ना। एल्कोहलिक पेय पदार्थों से नशा आता है, और नशा, नशा सजीव करता है। नशा कौन करते हैं? सजीव। नशे से क्या होता है? एक तो उपापचय क्रिया सारी क्या हो जाती है? धीमी। उपापचय क्रिया सारी हो जाती है धीमी।
और मेनली तंत्रिका तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। और तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से कमजोर होता है? आधे सोचेंगे तंत्रिका तंत्र का भाग थोड़ा ही है। तंत्रिका तंत्र के भाग में मस्तिष्क आता है, मस्तिष्क में ही कौन आता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और अगर अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है तो जो अनुमस्तिष्क काम करता है वो काम नहीं होंगे। अनुमस्तिष्क क्या काम करता है? अनुमस्तिष्क नहीं सोचने का, समन्वय का कार्य। और मतलब सीधी रेखा में चलना, कोई पेन उठाना। शराबी कोई व्यक्ति होगा, अनुमस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, वो किसी वस्तु को ढंग से, मोटरसाइकिल सीधी चलाना शराबी चला पाएगा क्या? शराबी तो थोड़ी देर में गिर जाएगा। कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं। एक वीडियो आया था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, साइकिल का। वो साइकिल को सीधा करता है, वापस गिरती है उसके बाद, फिर ऐसे करता है, वापस उधर गिरती है। तो इस तरह का काम हो जाता है किसमें? किसमें? तो अनुमस्तिष्क सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इस वजह से व्यक्ति सीधा नहीं चल सकता। व्यक्ति व्यक्ति चाहता है कि पैर आगे ले, लेकिन पैर जाएगा पीछे, तो पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति बैर गेयर में जाता है कि आगे के गेयर में जा रहा है। तो ऐसे दोनों ही साथ में लगे रहते हैं, व्यक्ति आगे भी जा सकता है। तो फिर इसके अलावा उनिंदापन रहता है, नींद में रहता है व्यक्ति। क्या रहता है? नींद में, एकदम यूं लगता है कि इस पे नींद है। तो कई बार ऐसा होता है ना, क्या कोई व्यक्ति को नींद आ रही हो ज्यादा, ठीक है ना, सुबह सुबह ही आ जाए, मान लो रात में सोया नहीं हो, पढ़ के आया हो, तो नींद आ रही हो ना, तो फिर दूसरे वाले पड़ोसियों को डाउट होने लगता है, अच्छा आजकल छोरा भी अल्कोहल लिटिल लिटिल लेने लग गया क्या? है कि नहीं है? यूं क्या? क्योंकि वो क्या आइडिया लगाते हैं कि उसके क्या है, उनिंदापन, नींद वाला जो है वो नींद रहती है। क्यों? क्योंकि इससे नींद रहती, ठीक है। इसके अलावा मानसिक दुविधा रहती है, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी क्या हो जाती है, कम। सोचने समझने की क्षमता कम होती, इसी इसी वजह से कोई व्यक्ति शराब पी के उसको कहना तेरा फोन है ना, ये उसके फोन 20,000 का भी हो ना, तो उसके तेरा फोन 2,000 में दे दे, वो ले भाई। ऐसे ऐसे होता है ना, कई बार ऐसे डायलॉग्स आते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो फिर एक बार उसको नशा आ जाए ना, तो फिर वो दूसरे लोगों को कहता है ले भाई अब की बार मेरी तरफ से खर्चा, खाना मेरी तरफ से, पैसे खूब जितने उसके पास पैसे होता है सारे उड़ा देता है, क्योंकि फिर उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इस वजह से फिर गालियां भी बोल देता है। तो क्योंकि सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। और इतना सब कुछ होने के बाद आदमी राहत महसूस करता है, आराम, ये है, तो इसीलिए तो पी रहे हैं। लेकिन तो जैसे इसका यूज फैक्ट्रियों में भी हो रहा है। कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में भी कई जगह होता है। अब फैक्ट्रियों में यूज हो रहा है तो पता क्या हुआ? फैक्ट्रियों में यूज हुआ तो एक आदमी फैक्ट्री वाला क्या किया, ड्रम भर के ले आया। क्या ले आया? ड्रम भर के नाम ले आया एल्कोहल। और एल्कोहल लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा है? एथेनॉल, CH3CH2O। तो ये ड्रम भर के ले आया, तो सुबह सुबह मजदूर आया, तो सुबह सुबह मजदूरों का काम करने का मूड ही नहीं बढ़े, नजर तो इस ड्रम की तरफ। और जैसे ही मौका मिले ड्रम में से निकाल के अपनी बोतल में डाला और काम करे, मस्त रहे। और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर समस्या, तो फिर तो काम ही नहीं करे। मालिक आए तभी कौन कौन मालिक आएगा, मालिक है, कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा। फिर उसको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, मालिक कौन मालिक है, इधर आ गया, इधर भाई के पानी का लोटा ला। अगर मालिक हूँ मैं भाई। मालिक मालिक के तुम होगा अपने घर पे, अपने घर पे थोड़ी ना, कि फैक्ट्री में होता मालिक, ऐसा। तो फिर शाम को घर जाए तब भी बोतल भर के ले जाए। अगर किसी रिश्तेदारों को पता चल जाए कि अपने भाई के तो उधर फैक्ट्री में अल्कोहल का ड्रम भरा पड़ा है, तो वो भी मंगाए साथ में कि एक बोतल तो हमारी ले आओ। तो फैक्ट्री वाले को तो नुकसान, फैक्ट्री वाला तो नुकसान में जाए। तो फिर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, एक मेथेनॉल होता है, कौन सा होता है? और मेथेनॉल, जब फैक्ट्री में एथेनॉल बनाया जाता है
एथेनॉल, एथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 2। कितने कार्बन है? अगर मान लो एक ही कार्बन हो CH3 और OH, तो ये क्या हो गया? एथेनॉल। अगर मान लो आप कोई व्यक्ति एथेनॉल बना रहा है, उसमें से एक कार्बन उड़ जाए तो फिर कितना रहेगा? एक कार्बन। तो ये कौन सा बन जाएगा? मेथेनॉल। और ये मेथेनॉल जो होता है ना, मेथेनॉल, ये पीने लायक नहीं होता, ये पीने लायक नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति मेथेनॉल पिएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। उसका यकृत में, यकृत है ना, यकृत, यकृत में जाएगा और यकृत में स्कंदन होने लगेगा, खून जमने लगेगा। और सबसे सबसे ज्यादा ये आंखों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? इसलिए सक्सु तंत्रिका, सक्सु तंत्रिका मतलब कौन सी तंत्रिका? जो आंखों को जोड़ती है, सबसे ज्यादा सक्सु तंत्रिका को प्रभावित करता है। इस वजह से अगर थोड़ा बहुत किसी व्यक्ति ने मेथेनॉल पिया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अंधा। क्या हो जाएगा? अंधा। और थोड़ा पिया और किसी ने ज्यादा पिया तो क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु। तो फिर फैक्ट्री वाले क्या करता है? ये मेथेनॉल इसमें मिला देता है, मेथेनॉल इसमें मिला। अब ड्रम पड़ा है, अगर कोई व्यक्ति जाएगा, अब सुबह सुबह जाएगा तो उसको लगेगा अल्कोहल ही पड़ा है, तो फिर तो इसको पी लेगा, पी लेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसीलिए कई बार न्यूज आती है, जहरीली शराब, जहरीली शराब से 10 लोगों की मृत्यु। 10। भाई इतने सारे लोग भी मरते हैं साथ में, अकेले तो पीते नहीं है। 10 एक लोग मूड बढ़ गया, पी लिया तो जहरीली शराब से मृत्यु हो जाती है। और मेनली ये फैक्ट्रियों में, यहाँ जहाँ पर शराब बनती है उन्हीं फैक्ट्रियों में भी होता है, तो वहां से ये लोग पी लेते हैं। तो उन्हें पता नहीं ना मेथेनॉल है, एथेनॉल है या मेथेनॉल इसमें मिलाया हुआ है, तो पी लेगा तो मर जाएगा। तो वो क्या, कौन सी शराब कहलाएगी? जहरीली। इसमें ये शराब इन्होंने ये मेथेनॉल मिलाया ना, अब इसका कलर नीला कर दिया जाता है। कलर कैसा कर दिया जाता है? नीला। और इसमें विशेष प्रकार की गंध डाल दी जाती है, जिसे अपन विकृत अल्कोहल कहते हैं। कौन सा अल्कोहल कह देंगे? विकृत अल्कोहल। सवाल पूछा जाए विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं? बोलो किसे कहते हैं? मेथेनॉल। एथेनॉल के अंदर क्या मिला दिया जाए? मेथेनॉल। और फिर उसका कलर नीला हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? ठीक है ना। उसका कलर नीला, इसलिए नीला क्यों किया जाता है? किया जाता है इसमें कलर मिला के नीला किया जाता है। किया क्यों जाता है पता है आपको? किया इसलिए जाता है कि नीला कलर होगा। एथेनॉल, एल्कोहल का कलर कैसा है वैसे? एथेनॉल का रंगहीन। अगर इसमें नीला कलर मिलाया हुआ है तो कोई आदमी आके इसको पिएगा क्या? नहीं, उसको पता चल जाएगा कि इसमें मेथेनॉल मिलाया होगा। अगर इसमें नहीं मिला है तो एथेनॉल और मेथेनॉल सारे बिना कलर के हैं, तो फिर तो पता ही नहीं चला है। इसलिए इसमें क्या मिला के रखता है? मेथेनॉल। ठीक है ना। तो ये है, तो इस तरह का ये सिस्टम हो गया मेथेनॉल और एथेनॉल से जुड़ा जुड़ा। ठीक बात। अब ईंधन के रूप में भी इसका अल्कोहल का यूज होता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में कई बार इसको पेट्रोल के साथ मिला के ईंधन के रूप में यूज कर लिया जाता है। ठीक है ना। और गन्ना, गन्ना है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक क्षमता रखता है। और जो गन्ने का रस है उससे सीरा बनाया जाता है या मोलेलस बनाया जाता है, जिसका किण्वन करके एथेनॉल बनाया जाता है। तो वो तो आप लोगों को पता ही है वैसे तो, है कि नहीं है। ये जो एल्कोहल है ये स्वच्छ ईंधन है। ये एल्कोहल जो है वो स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन का अर्थ है कि इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं होता। सिर्फ CO2 बनती है और क्या बनता है? H2। और उस वो बाकी वाला तो कोई मत। ठीक बात। तो इसी के साथ ये तो एथेनॉल हो गया। अब इसमें अपन मेनली एथेनॉल की 2 विक्रिया पढ़ेंगे। एथेनॉल की कितनी विक्रिया पढ़ेंगे? 2। एथेनॉल की अभिक्रिया है। एथेनॉल की क्या अभिक्रिया है? अरे नहीं करेंगे ज्यादा, पूरा थोड़ी करेंगे, हैं? करते। एथेनॉल की अभिक्रिया है सबसे पहले सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम। बोलो एथेनॉल का सूत्र बोलो। किसके साथ अभिक्रिया? Na, सोडियम के साथ। तो पता क्या बनेगा? हाइड्रोजन को हटा के कौन जुड़ेगा इसकी जगह? सोडियम। बस H3CH2 और O और Na। तुम्हें 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 पता है
ये हो गया सूत्र, ठीक है। तो ये किसका सूत्र हो गया, इसका नाम क्या है, क्या कोण, एक एच गायब करना, क्या नहीं करना, बराबर है, बाहर निकालना है, प्लस H2 गैस, इसलिए ये दो हो जाएगा, ये दो, ये दो, ये दो, तो ये सोडियम, इसका नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, एथेक्साइड, हम ऐड होगी कौन चले, एथोक्साइड हो गया, वाई मिस्टेक होगा, एथोक्साइड, ठीक है, एथेक्साइड है, हाँ एथेक्स भी हो सकता है, ऐसे कोई नहीं, वैसे ही रखो आप क्योंकि एथिक्स और एथोक्स ज्यादा डिफरेंट है नहीं, इंग्लिश के नाम है, ट्रांसलेट हिंदी में हुआ है, कहीं एथोक्स लिखा जाएगा, कहीं एथिक्स लिखा जाएगा, ठीक है, एथेक्साइड या एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, तो ये सोडियम के साथ होगी, इसी का यूज, इसी से बना देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी से क्या बनाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, बनाने में किसका यूज होता है, एल्कोहल का यूज होता है, बोलो CH3, बोलो बोलो सूत्र बोलो, CH2OH, CH3, CH2 और OH, अगर अपन इसको गर्म करें 443 कैलोरी पे, कितना गर्म करें, 443 कैलोरी पे, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति है, इसमें आप गर्म करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, सुनो इधर देखो, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने रहेंगे, बोलो बोलो बोलो, दो, तो CH2, और यहाँ वाला ये दोनों गायब हो जाएंगे, OH पूरा, तो पीछे क्या रहा, CH2, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये मिलके क्या बना, H2, तो ये रे, और ये बोलो संतृप्त या असंतृप्त, असंतृप्त, नाम क्या होगा इसका, बोलो है, बोलो बोलो नाम क्या होगा, एथीन, क्या हो जाएगा, एथ और इन, एथीन, क्या नाम हो जाएगा, एथीन, इसमें जल बाहर निकला, पानी बाहर निकलता है तो इसे निर्जलीकरण कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिनमें पानी बाहर निकलता है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, निर्जलीकरण, बोलो कौन सी प्रक्रिया है ये, क्यों है, क्योंकि इसमें जल बाहर, तो जहां पर जल बाहर निकलता है उन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया, और जो जिसके अंदर जल को बाहर निकालने की क्षमता है, जिसके अंदर जल को बाहर निकालने की क्षमता है, जैसे ये हमने क्यों रखा हुआ है इसको, इसको इसलिए रखा है कि ये क्या करे, इस जल को बाहर फेंके, तो इसे हम क्या कहते हैं, निर्जली कारक, निर्जली कारक, तो यहाँ पर निर्जली कारक कौन हो गया, H2SO4, ठीक बात, तो इस तरह का सिस्टम, तो ये एथेनॉल से जुड़ी जुड़ी सारी बातें कंप्लीट होती है, फिर एथेनॉइक अम्ल और साबुन अपमार्जक, तीन चीजें रहती है, तीन चीजें ब्रेक के बाद कर, ठीक है, ओके।